तो हम विजन की जो टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से बिना किसी विलंब के। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है, आपको आंसर भी करना है इसका, है ना। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो यदि आप करना चाहो तो, अदरवाइज मैं तो आंसर दे ही दूंगा और फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही दूंगा, काइंड ऑफ, है ना। तो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है लेजिस्लेटिव असेंबली while passing an ordinance bill can override the amendments made by legislative council। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, एक बिल रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली irrespective ऑफ इट्स ओरिजिन एंड्स एंड बिकम्स डेड। क्या बोला गया है यहाँ पे कि यदि कोई रिजेक्ट कर देती है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है किसी बिल को, तो irrespective ऑफ इट्स ओरिजिन कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, वो अपने आप डेड हो जाता है। जो बिल होता है वो यदि रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट ये है। दोनों स्टेटमेंट आपने अच्छे से देख लिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, आपको पता है एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाइल पासिंग एन ऑर्डिनेंस बिल कैन ओवरराइड अमेंडमेंट्स मेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, आंसर दीजिए इसका। ओके, लेट्स देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर है सी। तो बहुत स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 भी करेक्ट है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवरराइड द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम एंड नॉट वाइस वर्सा। When a bill is passed by the assembly for the second time and transmitted to legislative council, if the legislative council rejects the bill को again और propose करती है amendment को that are not acceptable to the legislative assembly or does not pass the bill within 1 month, then bill is deemed to have been passed by both the houses in the form in which it was passed by the legislative assembly for the second time। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं वो क्यों करेक्ट है। The mechanism of passing the bill for second time to resolve a deadlock applies to a bill originating in legislative assembly only। दोबारा the mechanism of passing the bill for the second time to resolve a deadlock applies to a bill originating in legislative assembly only। When a bill has originated in the legislative council and sent to the legislative assembly is rejected by letter, यदि पास वाला इसको रिजेक्ट कर देता है ना, तो द बिल एंड्स एंड बिकम डेड। तो बिल एंड हो जाएगा और डेड हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से जान लेना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाइल पासिंग एन ऑर्डिनेंस बिल कैन ओवरराइड द अमेंडमेंट्स मेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, काइंड ऑफ, है ना। एंड सेकंड है बिन रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन एंड बिकम्स डेड। दोनों ही लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 के ऊपर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मेड रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो बताना है आपको एक बेसिकली कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से के रिगार्डिंग, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग कमेटी कौन सी है। क्या सरकारी कमीशन है, क्या पुंसी कमीशन है। ठीक है। तो MM पुंसी कमीशन है, सरकारी कमीशन है, राजमन्नार कमीशन जो या कमेटी जो है वो है। क्या तीनों ही कमेटियाँ हैं, बताइए आंसर दीजिए। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या तीनों ही कमेटियाँ हैं क्या सेंट्रल स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन है डी फॉर व्हाट, डी फॉर 1 2 3। तीनों ही कमेटी जो है वो है लिंक सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। ओके, तो देख लेते हैं इसको। तो जस्टिस RS सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड इन जून 1983। तो इनका नाम भी आपको, इनका पीरियड भी देख लेना, थोड़ी सी इनकी रिकमेंडेशन भी देख लेना क्योंकि इनके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो RS सरकारिया कमीशन वाज सेटअप इन, सरकारी कमीशन कब सेटअप किया गया था, जून 1983 के अंदर। और बाद में हुआ इट इज टेस्ट, इसने किस चीज़ के ऊपर जोर दिया, टेस्ट ऑपरेशन फेडरलिज्म के ऊपर। एंड नोटेड दैट फेडरलिज्म इज मोर ए फंक्शन एग्रीमेंट। तो ये फंक्शनल एग्रीमेंट है जो फेडरलिज्म है ना वो ज़्यादा फॉर कोऑपरेटिव एक्शन देन स्टेटिक इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट। तो इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं है कोई जो फेडरलिज्म वगैरह जो है ना आपका वो, है ना। और इट इज टेस्ट दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड नोटेड दैट फेडरलिज्म इज मोर ए फंक्शनल एग्रीमेंट, है ना, फॉर कोऑपरेटिव एक्शन देन ए स्टेटिक इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट। आगे बताया गया है पुंसी जो कमीशन है, MM पुंसी कमीशन के बारे में। तो पुंसी कमीशन को 2007 में सेटअप किया गया है। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 2010 में दी। ये सारी पुंसी कमीशन की रिकमेंडेशन है। इंटरस्टेट काउंसिल के रिगार्डिंग एंड काइंड ऑफ बहुत सारी रिकमेंडेशन है। और एक है राजमन्नार कमेटी वाज सेटअप इन 1969। तो कभी क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाए कि कौन सी कमेटी कब सेटअप की गई है, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। 1969 के अंदर राजमन्नार कमेटी आई है, काइंड ऑफ, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए बनाई गई कमिटीज़। और कोई कमेटी आपको बताओ जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बताती हो तो जरूर आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। द ऑल कमिटीज मेड रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो हो जाता है क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर रही है नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन
जो कि किस कंट्री के बीच में फ्लो करती है, फ्लो क्या करती है, चलती है, डाली गई है काइंड ऑफ, है ना। तो क्या चाइना से जर्मनी में है, क्या रशिया से जर्मनी में है, क्या रशिया से यूके में है, क्या जर्मनी से फ्रांस में है। आपको पता है यूक्रेन रशियन वॉर चल रहा है, और यूक्रेन रशियन वॉर जब चल रहा है तो इन न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। नॉर्थ स्ट्रीम 1 नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइंस है वो ये रशिया से जर्मनी के बीच में पाइपलाइन है। इसको देखने के, इसका सोल्यूशन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 नॉर्थ स्ट्रीम 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग हमको चीज़ों को देखना है और बताना कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करेक्ट है लाइन या इनकरेक्ट है, बताइए। सेकंड है ऑन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टेक चार्ज एज प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर। तो होता क्या है कि भाई यदि रिमूवल कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट का तो वाइस प्रेसिडेंट टेक चार्ज करेंगे, टेक्स चार्ज एज प्रेसिडेंट फॉर रिमेनिंग टेन्योर। तो ये क्या लाइन सही है, बताइए आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका। दोनों लाइनें सही है, दोनों लाइनें गलत है, एक सही है एक गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है बताइए। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 23 का तो हमने देख लिया। और देखो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 की आप ये लोकेशन भी देख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक जा रही है लोकेशन, और ये को अच्छे से देखना जरूरी है। कहाँ से देखो रशिया में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया है, यहाँ से ये चलती है नॉर्थ स्ट्रीम 1 नॉर्थ स्ट्रीम 2 पैरेलल में ही नॉर्थ स्ट्रीम 2 जा रही है, और ये जर्मनी में ऊपर किस पॉइंट पे आ रही है। इन दोनों लोकेशंस के बारे में भी आपको देख लेना है। उस्तलुआ, ठीक है, व्योबॉर्ग, एंड यहाँ से ये ग्रिफ्सवॉल्ड के अंदर यहाँ पे जो भी इसके पास जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा वहाँ तक आती है काइंड ऑफ, है ना। इनको देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए यहाँ से भी। अब आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं। इसमें आंसर दिया है ए, मतलब ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है ना। तो ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन दी चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टेक चार्ज एज प्रेसिडेंट फॉर दी रिमेनिंग टेन्योर, तो ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है जान लेते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 56 क्लोज 1 सब क्लोज बी बोलता है दैट प्रेसिडेंट मे फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। However, Constitution does not give description of what amount to a violation of the Constitution। तो मतलब वायलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी चीज़ है, क्या है, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया है। Unlike USA, Vice President does not take charge of remaining tenure, but only till new president is elected। जब तक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा तब तक ही रहेंगे, ठीक है ना। जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति तब तक ही बनेंगे, ऐसा नहीं कि रिमेनिंग टेन्योर के लिए होगा। यहाँ ये ऐसा कहाँ पे होता है, यूएसए के अंदर होता है ऐसा काइंड ऑफ, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के सामने आ चुका है। विद रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। क्या ये लाइन सही है। ही कैन बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम, क्या ये वाली लाइन सही है। ही कैन रिकमेंड द रेजोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम। तो आपको बताना है कि ये सारी से इतनी स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है काइंड ऑफ, है ना। आंसर दीजिए इसका। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताया गया है सी, मीन्स आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ही कैन बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम, ऐसा नहीं होता है। बट ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये बिल्कुल ठीक है। और ही कैन रिकमेंड द रेजोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम, ये भी सही है। लेकिन ही कैन बी डिसमिस्ड बाय गवर्नर एट एनी टाइम, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बताया गया कि आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, सेज दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एन एडवाइस of governor in the exercise of his functions except for those functions which require the discretion of the governor। तो आर्टिकल 163 ये बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स not to add and advise governor in exercise of his function except for those functions which require the discretion of the governor। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाती है, सेकंड नॉट करेक्ट है। द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड here but he holds the office during the pleasure of the governor। however, this does not mean that the governor can dismiss him at any time। he cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support in the legislative assembly। but if he loses the confidence of the assembly, he must resign or governor can dismiss him। और क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 है, he can recommend the resolution of the legislative assembly to the governor at any time। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी को जो आपका इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सॉरी, जो इलेक्शन कमीशन है वो रिकॉग्नाइज करता है पार्टीज को एज नेशनल पार्टीज ऑफ स्टेट पार्टीज और स्टेट पार्टीज एज बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। ऐसा होता है क्या। सेकंड है द रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड बाय ईसी टू द पॉलिटिकल पार्टी डिटरमाइन देयर राइट टू सर्टेन प्रिविलेज इन इलेक्शंस। प्रिविलेज इन इलेक्शन, तो क्या ये करेक्ट है।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो सी है, दोनों ही लाइनें करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखना है। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट्स करता है, बोलता है कि सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन and control of the preparation of the electoral rolls for the conduct of all elections to the parliament and to the legislature of every state and of elections to the officers of the president and vice president held under the constitution shall be vested in election commission के अंदर ये सारी पावर, ये सारी इलेक्शंस करवाने की, सब बातों की बात ये है, ये सारी इलेक्शंस, ठीक है। तो आपने देख लिया अच्छे से। लेकिन लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है, बताइए। एंड आगे बताया गया कि इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टी को फॉर पर्पज ऑफ द इलेक्शन एंड ग्रांट करता है उनको रिकॉग्नाइजेशन एज नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। ये ध्यान रखना है, आपको बताइए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, 4% ये वो अलग अलग, वो आपको याद रखना है। एंड द अदर पार्टीज आर सिंपली डिक्लेयर एज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। आगे बताया गया है, और जो दूसरी पार्टीज होती है उनको रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के तौर पर देखा जाता है। तो रिकॉग्निशन जो होता है, ग्रांट किया जाता है कमीशन के द्वारा पार्टीज को, डिटरमाइन देयर राइट टू सर्टेन प्रिविलेज, है ना, लाइक अलोकेशन ऑफ द पार्टी सिंबल, प्रोविजन ऑफ टाइम फॉर पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट ऑन द स्टेट ऑन टेलीविजन एंड रेडियो स्टेशन। यहाँ पे कितना प्रिविलेज मिलेगा ये सब कुछ डिसाइड होता है किस चीज़ के थ्रू, उनको जो रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड किया गया उसके बिहाफ पे। हाउ एवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट एम्पावर्ड टू डी रजिस्टर पार्टीज, इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रीचिंग द undertaking given to it at the time of registration. A party can only be deregistered if its registration was obtained by fraud, if it is declared illegal by central government, or if a party amends its internal constitution and notifies the ECI that it can no longer abide by the Indian constitution. तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसको डीरजिस्टर किया जा सकता है, बस नॉर्मली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना, और ब्रीचिंग द अंडरटेकिंग गिवन टू इट, ऐसी कंडीशंस में उसको रजिस्ट्रेशन को डीरजिस्टर नहीं किया जा सकता है किसी पार्टी को ECI के द्वारा, है ना, आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज चेयरमैन ऑफ, किस चीज़ के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नीति आयोग के होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है सभी के होते हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, नीति आयोग, सभी के चेयरमैन होते हैं। एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के भी होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जो है ना, was formed by an executive resolution of the Union Cabinet on Union Cabinet, ओके ना, यूनियन कैबिनेट के द्वारा 1 जनवरी 2015 को इसको लाया गया था। ये नॉन स्टेट्यूटरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका कॉन्स्टिट्यूट भी बताया गया नीति आयोग का कि प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं नीति आयोग के अंदर। चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के जो होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर आप इसमें पार्ट लेते हैं। इंटरेस्टेड काउंसिल वाज सेटअप अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इंटरेस्टेड काउंसिल को आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेटअप किया गया है। इंडियन वाइट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, है ना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया था इसके लिए। इस टाइम पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके लिए चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो सभी स्टेट्स के होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो भी इससे क्या होता है, मेंबर होता है, काइंड ऑफ है। सो दिस इज ऑल अबाउट ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा था देख लिया हमने 26। अब 27 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट कमिटीज। तो कैबिनेट कमिटीज के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट देखनी है। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कैबिनेट कमेटी जो होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल कैबिनेट कमिटीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कैबिनेट कमिटीज के बारे में। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ऑल कैबिनेट कमिटीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे ना। इसके अलावा वैसे ये आंसर दिया हुआ है, देखते हैं ए का मतलब क्या है। उसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती है, ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कंपोजिशन की बात की जाती है, पूरा इसका कंपोजिशन है, ये है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। अब यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 28 में आंसर ए दिया है, तो केवल स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बिल्कुल सही लाइन है ये कैबिनेट कमिटीज़ के रिगार्डिंग। बट कैबिनेट कमिटीज सभी हैं जो हेड की जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताया गया है कि दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंसी। इन अदर वर्ड्स they are not mentioned in the constitution, however the rules of the business provided for their establishment, rules of business provided for their establishment, rules of business उनके establishment के रिगार्डिंग चीज़ें बताता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आगे भी बताया गया कि 2 टाइप की होती है, एक स्टैंडिंग होती है, एक एडहॉक होती है। जो फॉर्मल होती है प्रीमेच्योर नेचर की होती है, बाय द लेटर जो होती है वो टेम्पोररी होती है ना, सॉरी प्रीमेच्योर परमानेंट नेचर की होती है। जो आपकी फर्स्ट वाली होती है स्टैंडिंग, वो परमानेंट नेचर की होती है।
एंड सेकंड जो होती है आपकी वो होती है एडहॉक कमेटी। ओके, एंड एडहॉक कमेटी जो होती है वो, तो एडहॉक जो होती है नाम से पता चल रहा है सब चीज़ आपको देख लेनी है काइंड ऑफ, है ना। तो एक परमानेंट नेचर की होती है और एक क्या होती है टेम्पोरेरी नेचर की होती है। अब ये देख लेते हैं कि दे आर मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोस्टली हेड करते हैं। समटाइम्स अदर कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं पर्टिकुलरली द होम मिनिस्टर और द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो एक्ट एज देयर चेयरमैन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, लेकिन मोस्टली तो प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं, लेकिन काफ़ी बार होम मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो भी इसको चेयर कर लेते हैं। बट इन केस द प्राइम मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ द कमिटी, लेकिन यदि किसी कमेटी के मेंबर है प्राइम मिनिस्टर तो ही इनवेरिएबली प्रेजाइड्स ओवर इट, तो वो उसके चेयरमैन होंगे या फिर उसको प्रेजाइड करेंगे ही करेंगे काइंड ऑफ, है ना। ध्यान रखना है आपको, उसको प्रेजाइड, उसके प्रेसिडेंट उसको प्रेजाइड करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं आप। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है स्विफ्ट जो है अभी, क्योंकि अभी जब ये वॉर वगैरह चल रहे थे तब भी ये सिस्टम ने किसी को बैकलैश फेस करवाया था एंड काइंड ऑफ ईरान के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो इन सब रीजन्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट जो है, रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी आप इस स्विफ्ट के बारे में आपको बताना है क्या है ये। इट ऑपरेट्स एज ए मिडल मैन टू वेरीफाई इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस बाई प्रोवाइडिंग सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज। क्या ये है? इट ऑपरेट्स एज ए coordination center actually moving money across the country. It is a World Bank led organization helping to set international standards in financial communication. It is the set of agreement by the Basel Committee of Banking Supervision which focus on the risk to the banks and the financial system. बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो है 29। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। 29 का आंसर है ए। तो ए का मतलब क्या हो गया? 29 का आंसर ए का मतलब है कि टू ऑपरेट एज ए मिडिलमैन टू वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रांजेक्शंस बाई प्रोवाइडिंग सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज। तो यह है स्विफ्ट। थोड़ा सा और देख लेते हैं स्विफ्ट के बारे में। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है पार्शियली कट ऑफ ए नंबर ऑफ रशियन बैंक फ्रॉम द मेन इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे स्विफ्ट। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रायर मैंने पहले भी बता दिया था आपको, प्रायर टू दिस ओनली वन कंट्री हैज़ बीन कट ऑफ फ्रॉम स्विफ्ट, ईरान थी, जो कि इट रिजल्टेड इन इट लूजिंग ए थर्ड ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड। 1/3 ऑफ द फॉरेन ट्रेड उनका इसकी वजह से खराब हो गया था। वाइल स्विफ्ट नॉट एक्चुअली मूव मनी, इट ऑपरेट्स एज ए मिडिल मैन टू वेरीफाई इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस बाई प्रोवाइडिंग सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज टू मोर देन 11,000 banks in over 200 countries. It is overseen by central bank from 11 industrial countries, है ना। तो इसमें it is overseen by central banks from 11 industrial countries। ये सभी कंट्रीज जो होती हैं ओवरसीज करती हैं इसको, है ना। ओवरसीन, इट इज़ ओवरसीन बाई, है ना। तो ये देख लेना आपको काइंड ऑफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? लेट्स सी इट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। थोड़ा स्पीड मेरी तेज रहती है, फास्ट रहती है, बिकॉज ये इतना ज़्यादा कंटेंट है, यदि इसको होलिस्टिकली डिलीवर करना है तो यू हैव टू कीप योर स्पीड फास्ट। So that's why I'm keeping my speed fast. So that's why my speed is fast. Okay, so you have to cope up with this speed. Then only we can complete this entire everything whatever I'm doing right now. Otherwise, it's not possible to do this much, है ना, with slow speed. That's why I'm keeping my speeds. That's why मैंने अपनी स्पीड को फास्ट रखा हुआ है थोड़ा। So क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफ जो इलेक्शन में इंडिया के में काम आता है उसको देखते हैं। इन दिस सिस्टम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। द विनिंग कैंडिडेट इन दिस सिस्टम मस्ट सिक्योर मोर देन 50% वोट्स। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर। ऐसा तो कहाँ है, कौन हमारे यहाँ पे 50% वोट लेके आएगा? जो भी ज़्यादा लेके आ जाएगा सेकंड कैंडिडेट से, है ना, वो जीत जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही नहीं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर। तो ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो होता है तो इसमें क्या होता है, कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट करती है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से। और विनिंग कैंडिडेट जो होता है उसकी जरूरत नहीं है कि वो 50% + 1 वोट को लेके आए, है ना। और वो यदि सेकंड विनर से सेकंड कैंडिडेट से ज़्यादा वोट लेके आते हैं तो विनर है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लूरलिटी सिस्टम। इसे प्लूरलिटी सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज़ फॉलोड इन इंडिया एंड यूके के अंदर फॉलो किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा लैपटॉप स्लो हो रहा है, जिस वजह से थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है ना, लोडिंग स्लो है थोड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो काफ़ी कंट्रोवर्सी के अंदर रहती है, इसको देखते हैं कि क्या है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव फंडिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। सभी पार्टियाँ क्या एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग को रिसीव करने के लिए।
बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन नॉट बी परचेज्ड बाई एन इंडिविजुअल पर्सन। तो अकेला एक इंसान जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज नहीं कर सकता। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए। तो 31 का आंसर है डी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं। आंसर यहाँ पे बताया गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड नोटिफाइड the electoral bond scheme 2018 in January 2018 as per the provisions of the scheme electoral bond may be, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, purchased by a person who is citizen of India or incorporated or established in India. A person being an individual can buy electoral bonds either singly or jointly with other individuals. ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ पता चल गया। अब थोड़ा और देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। Only the political party registered under the section 29A of the RPA 1951, ठीक है, and which secured not less than 1% of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly of the state shall be eligible to receive the electoral bond. तो सभी पार्टियों को नहीं मिलेंगे electoral bonds, ध्यान रखना है आपको। The electoral bond can be issued in denomination from 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakhs, 1 करोड़, है ना। तो इस तरीके के डिनोमिनेशंस में ये दिए जा सकते हैं। करंटली ओनली SBI है वही अथोराइज है इन बॉन्ड्स को सेल करने के लिए, और बॉन्ड्स जो होते हैं वैलिड होते हैं 15 डेज के लिए फ्रॉम डेट ऑफ इशू, जैसे डेट ऑफ इशू से 15 डेज तक। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स शैल बी इनकैश्ड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट विद द ऑथराइज्ड बैंक। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग। हमने मेजर चीज़ें हम देख ली हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट इज कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। एंड सेकंड है, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर टू परस्यू और एग्री टू ए पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छे से याद कर लेना है, इनको अच्छे से समझ लेना है। तो जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है इंडिकेट करता है दैट मिनिस्ट्री इज एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। कलेक्टिवली गवर्न करती है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट जो मिनिस्ट्री होती है वो। दिस स्टेटमेंट इज एंटायरली राइट, ओके। एंड द प्रिंसिपल ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इफ ए मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, तो मिनिस्टर है जो कैबिनेट की पॉलिसी और डिसीजन से एग्री नहीं करता है, और ही और सी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिजाइन, तो उनको डिसीजन को लेना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर टू परस्यू और एग्री टू ए पॉलिसी फॉर विच देयर इज ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, उस पॉलिसी को मानना ही पड़ेगा, काइंड ऑफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन के सामने कब आएगा, ये आ चुका है क्या? दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 33 वेयर इट इज टेकिंग सो मच टाइम यार। ओके, so consider the following statement regarding Organization of Islamic Cooperation OIC। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के बारे में देखते हैं। इट्स मेंबरशिप इज स्प्रेड ओवर 4 कंटिनेंट्स। तो जो आपका OIC है, इस्लामिक कॉपरेशन जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट्स मेंबरशिप इज स्प्रेड ओवर 4 कंटिनेंट्स। तो 4 कंटिनेंट्स के में इसकी मेंबरशिप फैली हुई है। क्या ये लाइन्स करेक्ट है? रिसेंटली इंडिया वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ द ऑब्जर्वर मेंबर। क्या इंडिया को ऐसा स्टेटस को प्रोवाइड किया गया है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन। तो केवल स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, इंडिया को ऐसा कोई स्टेटस नहीं दिया गया है। तो रिसेंटली इंडिया हैज कंडेम्ड द मोटिवेटेड एंड द मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन विच एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर व्हाट इज कॉल्ड continued attack on Muslims in India and called upon the international community to take necessary measures। तो इसके लिए इंडिया ने इसको क्या किया? कंडेम किया है, कंडेम्ड है ना। एंड द ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामिक कॉपरेशन, तो कंडेम्ड किया है इसको, है ना। एंड जो OIC है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस, और इसके मेंबर्स कितने हैं? 57 स्टेट्स के अंदर और 4 कॉन्टिनेंट के अंदर इसके मेंबर्स हैं, लाइक अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, इंडिया को ऐसा कोई स्टेटस नहीं दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। इन 2019 इंडिया मेड इट्स मेडन अपीयरेंस एट द OIC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। इंडिया डज नॉट हैव एन ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ द OIC। तो ये ध्यान रखना है आपको, ना। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, थोड़ा सा तेज़ी से करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने हैं, टेस्ट सीरीज करनी है जल्दी जल्दी देखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो कि क्या है? विद रेफरेंस टू इंटर-स्टेट काउंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंटर-स्टेट काउंसिल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बतानी है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पंची कमीशन। पंची कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंटर-स्टेट काउंसिल्स को बनाया गया था। इट इज करेक्ट, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? ओके। इट्स सेक्रेटरीट ऑल्सो फंक्शंस एज द सेक्रेटरीट ऑफ द जनरल काउंसिल्स।
तो इसका जो सेक्रेटरीट होता है वो जनरल काउंसिल के सेक्रेटरीट की तरह भी काम करता है। दिस ऑल्सो करेक्ट है। बताइए 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 34 का आंसर क्या होगा? तो बी मतलब सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो इन परस्यूएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकार या कमीशन, है ना, द जनता दल गवर्नमेंट ने हेडेड बाय जो वीपी सिंह थी एस्टेब्लिश किया था इंटरेस्टेड काउंसिल इन 1990, है ना। तो 1990 के अंदर इंटरेस्टेड काउंसिल आती है। वीपी सिंह उस टाइम हेड कर रहे थे गवर्नमेंट को, और किसकी रिकमेंडेशन थी? सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सरकारी कमीशन बना कब था, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। देयर इज ऑल्सो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल सिंस द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरेस्टेड काउंसिल्स इन 2016। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल नाउ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स: यूनियन होम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन एंड 4 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह की यहाँ पे बात की गई है। सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? द काउंसिल इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरीट कॉल्ड द इंटरेस्टेड काउंसिल सेक्रेटरीट। This secretariat was set up in 1991 and headed by the Secretary of the Government of India. Since 2011, it is also functioning as the Secretariat of the General Council. तो Secretariat of the General Council के तौर पे कौन काम कर रहा है समझ आ गया ना यहाँ पे। और इन्होंने क्या बोला है स्टेटमेंट के अंदर कि Secretariat of the General Council के तौर पे इट्स Secretariat also function as the Secretary of the General Council। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है ना आपकी। हाँ, तो सेकंड तो करेक्ट है ही। सेक्रेटरीट जो है इंटरेस्टेड काउंसिल का जो सेक्रेटरीट काइंड ऑफ है वो जनरल काउंसिल्स के लिए भी सेक्रेटरीट का काम करता है। तो बिल्कुल करेक्ट लाइन आपको पता ही है, चल चुका है ना। और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि वो सरकारी कमीशन था, जिनकी रिकमेंडेशन थी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 35 को देख लिए बताइए देख लेते हैं। चलो, विद रेफरेंस टू मनी बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। तो मनी बिल के रिगार्डिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखिए और आंसर दीजिए। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? बताइए। एंड जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग मनी बिल इज प्रेजाइडेड बाय स्पीकर। जॉइंट सिटिंग होती है, उसको हेड करते हैं स्पीकर करते हैं। दिस करेक्ट? और हाँ, ये गलत है फिर, है ना। किसके लिए? जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग मनी बिल इज प्रेजाइडेड बाय द स्पीकर। बताइए करेक्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर यहाँ पे बताया गया है ए, ओनली वन इज करेक्ट। तो फाइनेंशियल बिल, इंपॉर्टेंट जो बिल्स हैं उनको अच्छे से देख लेना है आपको। फाइनेंशियल बिल्स आर ऑफ 3 काइंड्स। तो एक तो मनी बिल होता है जो आर्टिकल 110 के अंदर आता है, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड दो टाइप के फाइनेंशियल बिल होते हैं। एक आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में आता है, एक आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंदर आता है। तो दिस क्वालिफाई, ये जो क्लासिफिकेशन है इम्प्लाइज दैट मनी बिल आर सिंपली ए स्पेसीज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स, है ना। तो मनी बिल जो होते हैं फाइनेंशियल बिल की ही एक स्पेसीज है ना, ऐसा ध्यान रखना। तो हैंस ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, है ना। जितने भी मनी बिल्स है, तो क्योंकि ये स्पेसीज सब स्पेसीज है फाइनेंशियल बिल की जो मनी बिल है, तो जितने भी मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल है, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। ध्यान रखना है आपको। ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स विच कंटेन एक्सक्लूसिव दोज मैटर्स विच आर मेंशन इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही फाइनेंशियल बिल जो होंगे मनी बिल होंगे तो आर्टिकल 110 के अंदर जो मेंशन किए गए हैं मैटर्स उसके रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं। एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज इन केस ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल जब होगा तब तो जॉइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती है ना। हेड करने की बात तो कहाँ से आती है जब जॉइंट सिटिंग ही नहीं हो रही है, तो है ना। काइंड ऑफ ध्यान रखना है आपको। तो जॉइंट सिटिंग यहाँ पे नहीं होगी जब मनी बिल रहेगा। तो मनी बिल कैन ओनली be introduced in Lok Sabha and that too on the recommendation of the President. Every such bill is considered to be a government bill and can be introduced only by a minister. Okay. तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। तो फॉरेस्ट जो आता है यूनियन लिस्ट में आता है, क्या आता है? ऐसा होता है क्या? कुछ यूनियन लिस्ट के अंदर आता है फॉरेस्ट जो होता है, ठीक है। वैसे सेंट्रल, चलो जस्ट ओके, है ना। वैसे सेंट्रल जैसा वर्ड है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा वर्ड आपको ध्यान रखना है। यूनियन गवर्नमेंट मेंशन है हर जगह ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। तो जो फॉरेस्ट होते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, कि इंदिरा गांधी जी ने कुछ किया था कि उस टाइम पे 42 अमेंडमेंट के अंदर कुछ पता है क्या आपको? आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर रहेगा? ठीक है, तो आपका आंसर बताइए कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या तीनों करेक्ट है? क्या 1 and 3, क्या 2 and 3, क्या ओनली 2, विच? तो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें सी आ रहा है आंसर। सी आने का मतलब है 2 और 3 सही है, बट फर्स्ट जो है वो गलत है। तो देखते हैं, फर्स्ट गलत है। तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आती हैं वो देख लेते हैं चीज़ें। वॉर, पीस, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, वर्क्स एंड फॉरेन जुडिक्शन, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियन सीटीसी वगैरह। और स्टेट लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड लैंड एंड लिकर वगैरह सब स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट भी है जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, एंड ट्रेड यूनियन सब चीज़ें इसके अंदर है। आगे बताया गया है रेजिडरी पावर जो होती हैं इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट सच एज द साइबर लॉज, यूनियन लेजिस्लेचर alone has the power to legislate on the such matters through 42 amendment 1976 जो 5 subjects are transferred from state to concurrent list। तो 42वें संविधान संशोधन के अंदर स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ले जाया गया था। वो था एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मीजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरा है ना। सो
हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 37। काफ़ी टाइम ले रहा है लोड होने के अंदर, इट इज टेकिंग सो मच टाइम, दिस इज नॉट राइट एक्चुअली, व्हाई दिस पीसी इज सो मच स्लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी इलेक्टर्स इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट रहेंगे, उसमें जो इलेक्शन होंगे उनमें कौन कौन लोग हैं वो इलेक्टर्स की तरह काम करेंगे। तो मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ का पार्ट लेंगे इस इलेक्शन में, प्राइमरी स्कूल टीचर्स पार्ट लेंगे, एमएलए फ्रॉम द स्टेट पार्ट लेंगे, एमपी फ्रॉम द स्टेट पार्ट लेंगे। क्या बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है आपके सामने जो है वो है बी आंसर का मतलब है कि इसमें 1 और 3 पार्ट लेंगे, मतलब कि मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपलिटी लेंगे, एमएलए फ्रॉम स्टेट लेंगे, प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं लेंगे, एमपी फ्रॉम द स्टेट भी नहीं लेंगे। देख लेते हैं पूरा क्या इस तरह से होता है पूरा, है ना। तो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले तो बताएगा कि जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो कैसे कैसे होता है। तो 1/3 इलेक्टेड है ना, तो 1/3 तो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज के द्वारा इन स्टेट लाइक म्यूनसिपलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह। 1/12 जो होता है वो इलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट्स ऑफ द 3 ईयर स्टैंडिंग एंड residing within the states, and 1/12 जो elect किए जाते हैं by the teachers of the 3 years standing in the state not lower in standard than the secondary school, important है। 1/3 are elected by the members of the legislative assembly of the state from among persons who are not the members of the assembly, ठीक है। 1/3 are elected by the members of the legislative assembly of the state from among the persons who are not the members of the assembly, काइंड ऑफ ये सारी बातें बताई गई है। 5/6 of the total number of the members of the legislative council are indirectly elected, और जो 1/3 से 1/6 होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर होते हैं ना। द मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ ए सिंगल प्रेफरेबल वोट, एंड द बोनाफाइड्स और प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नर्स नॉमिनेशन, सॉरी प्रोप्राइटी है, नॉन प्रॉपर्टी, ओके सॉरी। द बोनाफाइड्स और प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नर्स नॉमिनेशन इन एनी केस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, है ना। तो ये चीज़ों को, इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। द बोनाफाइड्स है ना, द बोनाफाइड्स और propriety of the governor's nomination in any case cannot be challenged in the courts, इंपॉर्टेंट लाइन है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन के सामने है। इन केस ऑफ द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा, हु मे इलेक्ट एनी मेंबर एज एक्टिंग स्पीकर। तो कौन इलेक्ट करेगा, है ना। हु मे इलेक्ट एनी मेंबर एज एक्टिंग स्पीकर इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा, हु मे इलेक्ट एनी मेंबर एज एक्टिंग स्पीकर। तो कौन इलेक्ट करेगा इसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 में भी बताया गया है, मतलब कि इस काम को करेंगे प्रेसिडेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है ना। तो यहाँ बताया गया है इट इज़ द प्रेसिडेंट नॉट लोकसभा, इट इज़ द प्रेसिडेंट नॉट द लोकसभा हु अपॉइंट्स ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एज एक्टिंग स्पीकर इफ द पोस्ट ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज वैकेंट अंटिल द नेक्स्ट स्पीकर डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस। तब तक कौन करेंगे के अंदर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको देख लेते हैं आज को, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले डिस्कशन देखेंगे हम। तो ये है क्वेश्चन, बता रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वेरियस स्टेट लेवल इलेक्टोरल ऑफिसेज ना, वेरियस स्टेट लेवल के जो इलेक्टोरल ऑफिसेज हैं उनके रिगार्डिंग हमको देखना है। तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वेरियस स्टेट लेवल इलेक्टोरल ऑफिसेज, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एट द स्टेट लेवल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड रिटर्निंग ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नॉट करेक्ट है ना, ये ध्यान रख लेना आपको, नॉट करेक्ट कौन सी। तो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आंसर दिया गया है सी, दोनों ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है ना। अब क्यों नॉट करेक्ट है देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। एट द स्टेट लेवल द इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एट द स्टेट लेवल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं। और दूसरा जो रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में है, तो रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ ए parliamentary or assembly constituency is responsible for the conduct of the election in the parliament or assembly constituency concerned as per the section of 21 of RPA 1951. The Election Commission of India nominates or designates an officer of the government or a local authority as returning officer for each of the assemblies and parliament constituencies in consultation with the state government and union territory administration। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ऐसे ये तो करते ही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 40, आपको पता चली है इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।